Hey everyone, welcome to JK Civil Services. As you all know that we are doing reasoning and we have already finished the first part of reasoning, okay, and this is the second part that is going on. इसमें से भी we have already finished some lectures. तो आज का जो लेक्चर है वो हम ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, ये आपका एक टॉपिक है जो रीजनिंग में मेंशन्ड है, इस पे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डू आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस में आपको क्या दिया होता है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी होती है, फिर उसके बेसिस पे अजम्पशंस दिए होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में क्या करवाया था, स्टेटमेंट एक दिया होता है, फिर उसके बेसिस पे क्या दिया है, कोर्स ऑफ एक्शन, फिर उसके बेसिस पे आर्ग्यूमेंट दिया होता था और उसके बेसिस पे अजम्पशन दिया होता था। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, फिर उसके बेसिस पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए होंगे या कुछ अजम्पशंस दिए होंगे। आपको बताना है क्या स्टेटमेंट सिर्फ 1 फॉलो करती है, क्या सिर्फ 2 सेकेंड फॉलो करती है, या ईदर 1 और 2 का केस है, दैट मीन्स दोनों में से एक फॉलो कर रही है, या नाइदर 1 नॉर 2 यानी कि दोनों ही नहीं फॉलो कर रही, या बोथ 1 एंड 2 यानी कि दोनों फॉलो कर रही हैं। चलिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, शुड द इंस्टीट्यूट कंडक्ट क्लासेस इन रिमोट विलेजेस। रिमोट मतलब क्या होता है, रिमोट मीन्स बैकवर्ड। ठीक, बैकवर्ड। तो क्या बोल रहा है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं क्या उनको बैकवर्ड विलेजेस में क्लासेस कंडक्ट करवाना चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट है येस, दिस विल हेल्प दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू विलेजेस एंड कैन नॉट विजिट अर्बन एरियाज फॉर शेल्टर। पहला आर्ग्यूमेंट ये बता रहा है कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको जो रिमोट विलेजेस हैं उनमें क्लासेस कंडक्ट करवाने चाहिए, बिकॉज विलेजेस के लोग जो है वो अर्बन स्कूल्स में नहीं आ पाते हैं। हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है, नो दिस इज़ नॉट एन इकोनॉमिकली वायबल प्रपोजल एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंड सच क्लासेस कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू ब्रेक इवन। ठीक, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या करती है, वो ट्राई करती है कि जितना हमारा कॉस्ट लग रहा है वो रेवेन्यू के इक्वल हो, एटलीस्ट रेवेन्यू के इक्वल हो, इससे ज़्यादा हो, कॉस्ट से ज़्यादा हो लेकिन कम ना हो। ठीक है, तो जितना कॉस्ट और रेवेन्यू है वो आपस में मीट करने चाहिए, मीन्स स्टेबल होनी चाहिए। अगर वो 10 रुपये लगा रहे हैं तो उनको वापस में 10 रुपये आने भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लगा 10 रुपये रहे और आप 5 रुपये रहे, फिर इंस्टीट्यूट्स का नुकसान होगा। ठीक, वो चाहते हैं या तो 10 रुपये आए, कम से कम 10 रुपये आए, अगर 10 नहीं तो एटलीस्ट हमने 10 लगाए थे, या तो 10 आने ही आने चाहिए, या तो 10 से ज़्यादा अगर आ सकता है 15-20 उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 से कम नहीं आना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि ठीक है, अगर हम विलेजेस में भी इंस्टीट्यूट्स जो है अगर विलेजेस में भी वो कंडक्ट करेंगे क्लासेस, तो वहाँ पे जो लोग अटेंड करेंगे, जो बच्चे अटेंड करेंगे, जो स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे क्लासेस, वो ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक, तो जितना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अगर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 रुपये लगा है तो 100 बच्चे वहाँ पे नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से इनकी फ़ीस 100 से कम ही इकट्ठी होगी। ठीक, मतलब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में या जो भी स्टडीज़ में लग तो 100 रुपये रहा है, लेकिन आ कितना रहा है, आमदनी कितनी है, आमदनी सिर्फ 100 से कम है, वो 90 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, तो इंस्टीट्यूट्स का तो नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो ये बात है। अब देखिए, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अगर आप देखें तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो सही है कि बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। सेकेंड आर्ग्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो ये भी सही है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपना पैसा भी कमाना होता है, एटलीस्ट उनको फ़ायदा तो होना चाहिए। अगर फ़ायदा नहीं तो ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि जितना वो लगा रहे हैं एटलीस्ट उतना तो उनको आना चाहिए। ज़्यादा नहीं आ रहा है तो वो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट उतना तो आना चाहिए जितना वो लगा रहे हैं। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, सही है, तो इसलिए इसमें आएगा ई ऑप्शन, दैट इज़ बोथ 1 and 2 फॉलोज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर देयर एनी गुड पॉलिटिशियंस लेफ्ट इन द वर्ल्ड। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि क्या वर्ल्ड में अभी अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, क्या है कोई अच्छे पॉलिटिशियंस। आर्ग्यूमेंट बता रहा है येस, हाँ है। क्यों, सो मैनी पुअर पीपल आर सस्टेनिंग देमसेल्स एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिकली। पहला क्या बता रहा है, पहला पॉइंट ये बता रहा है कि हाँ बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस अभी हैं कहाँ पे, वर्ल्ड में। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद को वो इकोनॉमिकली बहुत आगे जा रहे हैं। देखिए, अगर पीपल जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं, अगर वो आगे जा रहे हैं, तो दैट डज़ नॉट मीन कि उससे हमें क्या ये थोड़ी पता चलता है कि पॉलिटिशियंस अच्छे हैं या नहीं। ठीक है, अगर मैं तरक्की कर रही हूँ, अगर आप तरक्की कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पॉलिटिशियंस अच्छे हैं। हो सकता है हम पढ़ाई अच्छी कर रहे हो सकता है हमने पढ़ाई अच्छा किया, एग्जाम क्रैक किया तो जॉब मिल गई, हो सकता है हम अभी कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उससे कमा रहे हैं, हो सकता है हम बिजनेस कर रहे हैं उससे कमा रहे हैं। तो इसका पीपल तरक्की कर रहे हैं, इससे तो पॉलिटिशियंस का कोई लेन देन ही नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट तो फॉलो नहीं करती।
सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, नो देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज़ कम्प्लीटली गुड और कम्प्लीटली बैड, मतलब दूसरी स्टेटमेंट का कोई रिलेशन ही नहीं है पहली ये जो पहला क्वेश्चन है उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। ये बोल रहा है कि दुनिया में कोई भी ना तो ज़्यादा अच्छा है ना तो पूरी तरह से बुरा है, तो इससे पॉलिटिशियंस का क्या लेना देना है, इससे तो पॉलिटिशियंस का कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी फॉलो नहीं करेगी, तो इस केस में ना तो पहली करती है ना ही दूसरी करती है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था नाइदर वन नॉर टू। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज आर दीज सेंचुरीज विच आर meant to protect the endangered animals necessary। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या जो सेंचुरीज हैं, कौन सी सेंचुरी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं जिनमें हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको हम कंजर्व करके रखते हैं, ठीक। तो क्या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड एनिमल्स यानी कि जिनको खतरा है, जो एक्सटिंक्ट यानी कि ख़त्म होने की कागार पे हैं, ठीक है। तो क्या ये सेंचुरीज बनानी ज़रूरी है उन एंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए? आर्गुमेंट देखिए क्या है, आर्गुमेंट है येस these are necessary as it is our responsibility to conserve environment and to provide a better world to live in। पहली स्टेटमेंट ये बता रही है कि हाँ जो सेंचुरीज़ है वो कंस्ट्रक्ट करना, वो बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम क्या करें, हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, तो उन्हीं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए ये सेंचुरीज़ बनाना भी एक स्टेप है, ठीक। तो अगर हम तो ये ज़रूरी है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये बताता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बताता है, नो दीज आर ह्यूज बर्डन ऑन आर रिसीडिंग इकोनॉमी। बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है अभी डाउन जा रही है, ठीक है, मतलब हमारे पास पैसा बहुत कम है, तो हमें पैसा वहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो दूसरी स्टेटमेंट बता रहे हैं कि अभी हमारी इकोनॉमी डाउन चल रही है, तो अभी हम कोई और तरीका देखते हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को बनाने में काफ़ी पैसा जाता है जो कि अभी पॉसिबल नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो देखिए अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि हमें एनवायरनमेंट कंजर्व करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई स्टेप लेना है, एंड कंस्ट्रक्टिंग सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ वन ऑफ द स्टेप्स। सेकंड ये है, ये भी ट्रू है कि हमारी इकोनॉमी अभी रिसेशन में चल रही है। रिसेशन यानी कि हमारी इकोनॉमी अभी स्लो डाउन में है, इतनी ज़्यादा आगे नहीं चल रही है, इतनी ज़्यादा फ्रंट फुट पे नहीं चल रही। तो हाँ हमारी इकोनॉमी अभी वीक है, तो अभी हम ये प्रेशर नहीं डाल सकते इकोनॉमी पे कि अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाओ। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे क्या है, बोथ 1 and 2, ई पार्ट आएगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह पे सही हैं, ठीक। ज़रा आप तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, शुड द टीचर्स बी स्टॉप्ड फ्रॉम बीटिंग द स्टूडेंट्स। देखिए क्या होता है, जब स्कूल में हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हमें कभी मतलब अगर हम इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं या हमारे मार्क्स नहीं आते तो या तो बीट करते हैं, कभी कभी कोई बीट करता है, कोई स्कोल्ड करता है, ठीक है, कोई क्या करता है, वॉर्न करता है, कोई एडवाइस करता है, ठीक है, सजेस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल में होती हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहे हैं क्या, और बीच में आपने देखा होगा कि स्कूल में और आजकल भी स्कूल में जो है बीटिंग यानी कि बच्चों को मारना बैन कर दिया गया है, ठीक है। अभी कहीं पे भी आप देखेंगे ना तो जो टीचर्स बच्चों को मारते हुए मिलेंगे तो उन टीचर्स पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, ठीक। अब देखिए बोल रहा है कि क्या हमें टीचर्स को बच्चों को मारने से रोकना चाहिए, क्या स्कूल में हमें टीचर्स को, शुड द टीचर्स बी स्टॉप्ड फ्रॉम बीटिंग द स्टूडेंट्स, क्या टीचर्स को ये बोलना चाहिए स्कूल में कि आपको बच्चों को मारना नहीं है? पहली बात है येस। चाइल्ड साइकोलॉजीज से दैट बीटिंग हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेसेस इन अ चाइल्ड। क्या बोल रहे हैं कि हाँ, अगर क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमें टीचर्स को बोलना चाहिए कि बच्चों को क्या करो, बच्चों को आप मत मारो। क्योंकि क्या होता है, जब आप बच्चे को, ऐसा माना गया है, स्टडीज़ ने शो किया है कि बच्चे की, जब हमने साइकोलॉजी, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी ये बताती है कि उनका मतलब जब हमने स्टूडेंट्स का माइंड रीड किया तो हमें ये पता चला कि अगर आप उनको ज़्यादा मारते हैं, अगर आप उनको बीट करते हैं तो उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। मीन्स उतनी एफिशिएंट नहीं रहती जितना वो, अगर वो पहले ज़्यादा सीख सकते थे तो मारने से उनकी जो है जो सीखने की क्षमता है, सीखने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ये क्या है, एक स्टडीज़ ने बताया है।
अब दूसरा आर्गुमेंट क्या है, नो, स्पेयर द केन एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ठीक है, देखिए ये एक मुहावरा है, स्पेयर द केन एंड स्पॉइल द चाइल्ड, जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चाइल्ड जो है वो कोई रॉन्ग डूइंग करता है, अगर वो कोई गलत चीज़ करता है, तो जब आप उसको क्या करेंगे, जब आप उसको, अगर आप उसको उस चीज़ से नहीं टोकेंगे, ठीक है, अगर आप उसको उस चीज़ से नहीं टोकेंगे, अगर आप उसको नहीं बताएंगे कि जो वो कर रहा है वो गलत है और सही क्या है, तो वो क्या करेगा, अगर आप उसको गलत करने पे रोकोगे ही नहीं तो उसको क्या लगेगा कि वो सही कर रहा है। ठीक है, उसको लगेगा वो सही कर रहा है। तो अगर आप उसको रोकोगे ही नहीं, उसको कभी भी सही क्या है वो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बोलते हैं स्पेयर द किड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अगर आपने बच्चे को कुछ नहीं बोला तो आपका बच्चा खराब हो गया, स्पॉइल हो गया। ठीक है, क्योंकि वो अगर रॉन्ग कर रहा है तो उसको सिर्फ रॉन्ग का ही पता है। जब तक आप उसको स्कोल्ड नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं कि सही क्या है, तब तक उसको सही का पता चलेगा ही नहीं। अब देखिए, पहला आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा आर्ग्यूमेंट स्पेयर द केन एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ये भी सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को मार के ही सिखा सकते हैं। आप उसको स्कोल्ड भी कर सकते हैं, आप उसको प्यार से भी समझा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बीटिंग से ही वो सीखेगा। ठीक है, तो दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो फॉलो नहीं करता, ओनली एंड ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फॉलो करता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट भी फॉलो करता है क्योंकि क्वेश्चन बीटिंग की बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम बीटिंग से ही बच्चे को सिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शुड देयर बी एन अपर एज लिमिट फॉर अ पर्सन टू अज्यूम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक, क्या बोल रहा है, बोल रहा है शुड देयर बी एन अपर एज लिमिट फॉर अ पर्सन टू अज्यूम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दैट मीन्स अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है किसी को तो क्या एक अपर एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि क्या एक ऐसी एज होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 60 के ऊपर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ठीक, तो क्या ये अपर एज लिमिट होनी चाहिए। अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको बोलोगे अगर आप 30 से ऊपर की एज के हैं तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पीएम के लिए भी एक अपर एज लिमिट होनी चाहिए। तो देखिए आर्ग्यूमेंट क्या बता रहा है। आर्ग्यूमेंट बता रहा है येस, अ लीडर मस्ट नॉट ओनली बी वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड बट ऑल्सो बी एनर्जेटिक एंड यंग इनफ टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो पीएम है, हाँ अपर एज लिमिट होना चाहिए, जैसे कि 60 या 40 मान लीजिए, 40 के ऊपर पीएम नहीं बन सकते। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है, फर्स्ट आर्गुमेंट बोल रहा है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको यंग होना चाहिए। जब वो यंग होगा तभी वो जाके एनर्जेटिक भी होगा। ठीक है, एनर्जेटिक भी तभी होगा और यंग भी तभी होगा। अब जो बूढ़े हैं वो तो यंग और एनर्जेटिक नहीं होंगे मोस्टली, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि हाँ अपर एज लिमिट होना चाहिए, क्योंकि हमें बूढ़े नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ यंग और क्या चाहिए, एनर्जेटिक लोग चाहिए। तो चलिए ये तो सही है। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट बता रहा है नो, ओल्डर द लीडर बेटर ही इज़ एज ही कैन लीड मोर इफेक्टिवली ओइंग टू हिज एक्सपीरियंस। बोल रहा है नहीं, जितनी एज ज़्यादा होगी, मान लीजिए अगर 60 का है, 70 का पीएम है, 70 ईयर्स का, ठीक है, पीएम है, तो उनका जो एक्सपीरियंस होगा, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू यंग लीडर्स। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज, तो क्या बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट, ये बोल रहा है कि अपर एज लिमिट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो सीनियर लीडर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस्ड होता है और वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली स्टेटमेंट भी सही है कि यंग और एनर्जेटिक लीडर होना चाहिए, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट भी सही है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा जो है एक कहते हैं कि उतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं इंसान में, उतना बेटर वो लीडर होता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो फॉलो करती हैं। तो इसके केस में आपका आंसर क्या रहेगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट एंड, ये जो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी स्टेटमेंट एंड उसके बेसिस पे जो आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए होंगे उनमें आंसर बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। क्यों, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो लोग क्या करते हैं मोस्टली ओपिनियन के बेसिस पे यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करते हैं और वो गलत कराते हैं। तो आपको ओपिनियन नहीं देखना है अपना, आपको एक जनरल व्यू देखना है। ठीक है, जनरल व्यू के हिसाब से देखना है कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं सोचना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं शुड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स बी प्रोहिबिटेड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि क्या जो लेदर प्रोडक्ट्स है, क्या लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं उनका मैन्युफैक्चर करना बैन कर दिया जाना चाहिए, दैट मीन्स बंद कर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं क्या हमें लेदर की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बैन कर देनी चाहिए, वो प्रोहिबिट यानी कि स्टॉप कर देनी चाहिए। अब देखिए आर्गुमेंट क्या बोल रहा है। आर्गुमेंट बोल रहा है येस, किलिंग एनिमल्स फॉर एनी रीज़न अदर देन सर्वाइवल इज मेकिंग द एनवायरमेंट डेंजरस। पहला आर्गुमेंट ये बता रहा है
कि हमें, ठीक है, ये पहला आर्गुमेंट बता रहा है कि अगर हम एनिमल्स को किल कर सकते, देखिए अगर हम एनिमल्स को किल करते हैं तो या तो हम उनको ईट करने के लिए किल करेंगे या तो हम उनसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किल करेंगे उनको, ठीक है। तो पहला आर्गुमेंट ये बता रहा है कि अगर हम उनको ईट यानी कि अपने सर्वाइवल के लिए अगर हम उनको मार रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उनको किल करना गलत है। तो इसलिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे लेदर बना रहे हैं, तो बोल रहा है कि हाँ क्योंकि हम यहाँ पे हम लेदर बना रहे हैं तो इसलिए प्रोहिबिट कर देनी चाहिए। बोल रहा है यस प्रोहिबिट कर देनी चाहिए क्योंकि एनिमल्स से हम लोग लेदर लेते हैं, उस लेदर से हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एनिमल्स को किल करना गलत बात है। लेकिन दूसरी जगह बोल रहे हैं कि अगर सर्वाइवल के लिए हम लोग एनिमल्स को किल कर रहे हैं तो वो ठीक है। तो देखिए इसका जो ओपिनियन है वो वेरी कर रहा है, मीन्स प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करना है किल, खाने के लिए किल करना है। तो अगर आप एनिमल्स के लिए सेंसिटिव है तो फिर चाहे आपको वो खाने के लिए चाहिए या फिर प्रोडक्ट्स के लिए बनाने चाहिए, फिर आपको दोनों केसेस में आपका जवाब जो है वो सेंसिटिव ही रहना चाहिए, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो फॉलो नहीं करती है क्योंकि पहली स्टेटमेंट बायस्ड है। वो ये बोल रही है कि अगर हम सर्वाइवल के लिए किल कर रहे हैं फिर तो चलेगा, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट्स के लिए बना रहे हैं फिर तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, ठीक। अब देखिए नो लेदर प्रोडक्ट्स आर द बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स, ये भी गलत है क्योंकि लेदर प्रोडक्ट्स जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स मतलब इसके बारे में तो ये तो है ही नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। इट इज़ नॉट द बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, ठीक है, इसके बारे में तो कहीं पे जिक्र भी नहीं किया हुआ है और ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगी। तो इसका आंसर विल बी नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2, समझ गए। डी ऑप्शन जो है वो फॉलो करेगा, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शुड योगा बी इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम बाय स्कूल्स। बोल रहा है क्या योगा को भी इंक्लूड कर दिया जाना चाहिए, ठीक। देखिए आपको पता है स्कूल्स में क्या होती है, एक तो एकेडमिक्स चलती है, ठीक है, एक तो एकेडमिक्स चलती है और एक चलती है को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक चलती है को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप लोग डिबेट करते हैं, आप लोग डांस करते हैं, ठीक है, आप लोग वन एक्ट प्लेज करते हैं, ड्रामा करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। और को करिकुलम में ही योगा भी आता है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक एक्सरसाइज है, तो वो भी योगा भी किस में आता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या स्कूल्स में योगा को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाना चाहिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। अब देखिए आर्ग्यूमेंट्स क्या बोल रहे हैं, येस दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव देयर मेंटल एबिलिटी। देखिए जो योगा होता है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो आपका माइंड जो है बहुत काम रखता है, ठीक है, काम रखता है, आपकी बॉडी जो है उसको डिटॉक्स कर देता है, ठीक है, जो भी आप में स्ट्रेस वगैरह होता है इसको रिमूव कर देता है। आपकी बॉडी जो है वो एक्सरसाइज और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से भी वो हेल्दी रहती है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मेंटल एबिलिटी, ऑब्वियसली मेंटल एबिलिटी यानी कि स्टूडेंट्स का माइंड शार्प हो जाता है योगा से, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स है, योगा करना चाहिए, तो ये बात तो सही है। दूसरा ये है नो दिस विल नॉट हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूविंग स्टूडेंटशिप क्वालिटीज़ बट विल बर्डन देम विद एक्स्ट्रा स्कूल आवर्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ठीक है अगर आप स्टूडेंट्स के वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऐड करते हो तो मान लीजिए अगर वो पहले 10 घंटे स्कूल में पढ़ते थे, अब उनको हो सकता है 30 मिनट्स और लगाने पड़े, तो हो सकता है अब उनको 10 आवर्स एंड 30 मिनट्स लगाने पड़े, तो वो स्कूल आवर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ठीक है, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। तो दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो है वो फॉलो करेंगे, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 आएगा और वो आपका ई ऑप्शन होता है, ठीक है, बोथ 1 and 2 का ऑप्शन, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। शुड द डायरेक्टर विद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बी प्रेफर्ड टू द डायरेक्टर विद वास्ट एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या बोल रहे हैं कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट हैं, उनमें हमें डायरेक्टर्स चूज़ करने हैं, क्या हम उस डायरेक्टर को चूज़ करें जिसका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, दैट मीन्स जिसका लीडर्स से उठना बैठना है, जिसका लीडर्स के साथ उठना बैठना है, या हम उस डायरेक्टर को चूज़ करें जो क्या है जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो बोल रहा है क्या हमें इस डायरेक्टर के ऊपर प्रेफरेंस देनी चाहिए, यानी कि हमें क्या इस डायरेक्टर को प्रेफरेंस देनी चाहिए जिसके पास पॉलिटिकल लीडर्स का इन्फ्लुएंस है, ठीक। अब आर्गुमेंट्स देखते हैं क्या बताता है। आर्गुमेंट्स बोलते हैं येस नाउ अ डेज बिजनेस बिकम सक्सेसफुल बाय एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस रादर देन यूजिंग स्ट्रैटेजीज। तो ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है कि हाँ हमें उस पॉलिटिशियन को हमें उस डायरेक्टर को लेना चाहिए
हमें उस डायरेक्टर को लेना चाहिए जिसके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। क्यों? क्योंकि आजकल जो बिजनेस चलता है वो स्ट्रैटेजी से नहीं चलता, प्लान से नहीं चलता, बल्कि किससे चलता है? पॉलिटिकल लीडर्स की हेल्प से चलता है। ठीक है, पहली तो ये बताता है स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बताता है नो स्ट्रैटेजीज डेवलप्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन मेक्स अ बिजनेस डेफिनेटली सक्सेसफुल। दूसरा ये बताता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो आजकल स्ट्रैटेजी से बिजनेस नहीं चलता, पॉलिटिकल हेल्प से चलता है। आजकल तो किससे चलता है? आजकल अगर बिजनेसमैन जो है, अगर वो एक्सपीरियंस्ड है और अगर वो अच्छी स्ट्रैटेजी बनाता है तो एक बिजनेस को वो सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, तो आपको देखिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला बंदा हमें नहीं चाहिए, हमें वो बंदा चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस है और जो स्ट्रैटेजीज़ की हेल्प से अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाता है। ठीक, तो हमें ये डायरेक्टर को, हम क्या बोल रहा था, क्या पॉलिटिकल वाले डायरेक्टर को हमें प्रेफर करना चाहिए? तो नो, हमें उसको नहीं प्रेफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, स्ट्रैटेजीज़ काम करती है जो एक्सपीरियंस बिजनेसमैन बनाता है और फिर जाके उनको सक्सेस मिलती है। ठीक, चलिए, तो इसमें आएगा ओनली टू फॉलोज। ठीक है, अब देखिए, शुड फॉरेन प्रिंट मीडिया बी अलाउड टू एंटर द इंडियन मार्केट? बोला है जो फॉरेन प्रिंट मीडिया है, ठीक है, जो फॉरेन में जो फॉरेन में मीडिया वगैरह हैंडल करते हैं, क्या उन मीडिया को इंडिया में लाना चाहिए? ठीक है, आपको पता है कि मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, न्यूज़ में होता है। ठीक है, और हर एक अपडेशन वगैरह में लोगों को अवेयर करने में बहुत ज़्यादा रोल है। तो बोल रहा है क्या हमें फॉरेन प्रिंट मीडिया इंडिया में लाना चाहिए? ठीक है, जो फॉरेन का मीडिया है क्या उसको इंडिया में लेकर आएँ? अब देखिए आर्गुमेंट्स क्या हैं। आर्गुमेंट्स हैं, यस इंडियन मीडिया नेटवर्क्स आर नॉट सो एफिशिएंट एज फॉरेन मीडिया नेटवर्क्स। बोल रहे हैं हाँ, क्यों? क्योंकि जो इंडियन फॉरेन नेटवर्क्स हैं, जो इंडियन मीडिया नेटवर्क्स है, जो इंडिया में हमारा जो मीडिया है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फॉरेन होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, उनके पास स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो अगर हम उनके कंपैरिजन में इंडियन मीडिया देखें तो ऑब्वियसली इंडियन मीडिया जो है वो वीक पड़ती है किसके सामने? फॉरेन मीडिया के सामने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बताती है? सेकेंड स्टेटमेंट बताती है नो वैल्यूएबल एंड कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन वुड बी पुट एट स्टेक। देखिए, हम इंडिया है और हमारे आसपास कुछ फॉरेन कंट्रीज़ है। ठीक है, हमारे अंदर जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी हमारा सीक्रेट है वो सिर्फ हमारा है। कॉन्फिडेंशियल यानी कि जो सीक्रेटिव चीज़ें वो सिर्फ हमारी है, वो हम किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि कल को क्या पता है वॉर हो जाए, कल को क्या पता है हमारे पास जो चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजीज़ है, वो उन्होंने अप्लाई कर ली और वो हमसे आगे चली गई। ठीक है, तो अगर हम ठीक है, ये बात भी सही है कि फॉरेन मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर हम उनको लेकर आए तो हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो फॉरेन मीडिया नहीं ले लेगी, तो वो फॉरेन मीडिया अपनी फॉरेन कंट्रीज़ को नहीं दे देगी। तो उससे हम क्या हो जाएगा, हमारी जो है वी वुड बी पुट एट स्टेक, मतलब हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। एज इंडिया जो है हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि इंडियन मीडिया इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये भी सही है। दूसरी है, लेकिन हम दे नहीं सकते क्योंकि अगर हमने दिया तो हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा लॉस हो जाएगा। तो इसमें आपका ई ऑप्शन जो आता है बोथ 1 and 2 फॉलोज, वो आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या है, शुड द नेबरिंग कंट्रीज बी गिवन फ्री फूड ग्रेन सप्लाई। देखिए क्या बता रहा है कि अगर ये इंडिया है, इसकी जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है, क्या हमें उनको फूड ग्रेन सप्लाई देनी चाहिए? और कैसी फूड ग्रेन सप्लाई? फूड ग्रेन यानी कि क्या हमने उनको राइस देना चाहिए, वीट देना चाहिए, और कैसा? फ्री बेसिस पे। बाकी तो आपको पता ही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो कंट्रीज़ के बीच में चलता रहता है, लेकिन ये बोल रहा है क्या इंडिया को इन कंट्रीज़ में फ्री फूड भेजना चाहिए? अब देखिए मेनली ये फ्री फूड की बात कब आती है? फ्री फूड की बात तभी आएगी, हो सकता है किसी कंट्री में कोई डिज़ास्टर हुआ हो, डिज़ास्टर यानी कि क्या पता अर्थक्वेक आया हो। ठीक है, अर्थक्वेक या फ्लड्स भी आ सकते हैं, या हो सकता है उस कंट्री में वॉर हुआ हो। ठीक है, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आए हो। तो अगर ये डिज़ास्टर्स वगैरह हो गए हैं तभी फ्री फूड की बात आती है, अदरवाइज़ किसी भी कंट्री को फ्री फूड हम नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा भी अपना इकोनॉमी है, इकोनॉमी को बूस्ट करना, तो हमेशा हम क्या करते हैं, रेट्स अप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे। तो अब देखिए, लेकिन जब भी हम फ्री देने की बात करते हैं तो दैट मीन्स कोई ना कोई डिज़ास्टर हैपन हुआ है उस कंट्री में। अब देखिए आर्ग्यूमेंट्स क्या है। आर्ग्यूमेंट है यस
द कंट्री इज़ सीवियरली अफेक्टेड ड्यू टू अ सीरीज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। ठीक है, बोल रहा है हाँ नेचुरल कैलामिटीज़ यही जो मैंने आपको ड्रॉट बताया, अर्थक्वेक बताया, ठीक है, ये होती है नेचुरल कैलामिटीज़। तो ये क्या बता रहा है पहली स्टेटमेंट, हाँ हमें उन कंट्रीज़ को, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को फ्री फूड देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल कैलामिटी की वजह से, या तो ड्रॉट या तो फ्लड की वजह से क्या हुआ है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट तो ये बताती है। अब देखिए दूसरी स्टेटमेंट क्या बताती है। दूसरी स्टेटमेंट बताती है नो दिस कंट्री इज़ आवर एनिमी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, देखिए अगर एनिमी भी है हमारी कोई भी कंट्री, जब वो लॉस में पड़ जाती है, लॉस में पड़ जाती है यानी कि लॉस इन द सेंस जब उनकी उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में आ जाती हो सकता है उनके पास फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो एज ह्यूमन बींग्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एक हेल्पिंग हैंड लेंड करें उनको। ठीक है, एक हेल्पिंग हैंड दें उनको, चाहे वो हमारी एनिमी ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी इंसानियत के तौर पे हमें उनको क्या देना होता है, हेल्प करना होता है। ठीक है, तो अगर वो किसी डिज़ास्टर से मीट कर रहे हैं तो हमारा उनको हेल्प करना फ़र्ज़ बनता है। ठीक, तो दूसरी स्टेटमेंट देखिए, नो दिस कंट्री इज़ आर एनिमी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ये तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती। पहली स्टेटमेंट, येस द कंट्री इज सीवियरली अफेक्टेड ड्यू टू सीरीज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, हाँ हमें उनको फूड ग्रेन देना चाहिए। अगर हम उस कंडीशन में है कि हम उनको फ्री फूड दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेचारी अभी अफेक्ट हुई है, उन बेचारी का अभी नुकसान हुआ है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो इसमें ओनली वन फॉलोज जो है वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर ठीक रहा होगा। लेकिन देखिए हमने क्या किया है, आज हमने किया है ड्राइंग इन्फ्रेंसेस। ड्राइंग इन्फ्रेंसेस में यहाँ पे कोई ड्राइंग वगैरह आपको नहीं बनाना होता है। ठीक है, आपको ड्राइंग वगैरह नहीं बनानी होती है। आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, उसके बेसिस पे आर्ग्यूमेंट दिए होंगे फर्स्ट और सेकंड। क्या सिर्फ फर्स्ट फॉलो करता है, क्या सिर्फ सेकंड फॉलो करता है, क्या दोनों फॉलो करते हैं, क्या ईदर और का केस है, क्या नाइदर नॉर का केस है, वो देखना होता है। और यहाँ पे कभी भी अपना ओपिनियन यूज़ मत करना। ठीक है, जो आपको लगता है ना कि जनरल है चीज़ें, दैट मीन्स हर किसी की सोच यही है, तो आपको उस हिसाब से सोचना होता है। ठीक है, आपको अपने ओपिनियंस के हिसाब से नहीं सोचना होता। हो सकता है कोई इंडियन बंदा क्या बोलेगा, फॉरेन कंट्रीज़ तो हमारी एनिमी है, हम उनको क्यों दें। ठीक है, कोई होता है ना, सब दयालु नहीं होते। कोई सोचेगा कि हम क्यों दें उनको, हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता, उन्होंने हमें नुकसान किया, वो हमारी वॉर के टाइम पे हमारा नुकसान करते, तो हम उनको क्यों फ्री फूड दें। तो ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, कोई भी अपना ओपिनियन नहीं लगाना है, आपको जनरल वे में देखना होता है। चलिए, अगर आपको आज का जो है वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।